नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? माधवी क्लास में आपका जोरदार स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं CGPSC का 2018 का प्रीवियस ईयर का पार्ट 2। यदि पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में पड़ा है। बेहतरीन तरीके से इतना सारा डेटा कवर किया गया है कि आप डेटा से भर जाएंगे। और ये दूसरे पार्ट में भी खूब सारा डेटा हम यहाँ कवर कर लेंगे ताकि आपकी आने वाली PSC में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्ट हिट हो ही जाएं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील हमारी भी कि यदि आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं और बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लगातार ऐसी ही सीरीज लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। और ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ PSC है मेरे दोस्त। इसके बाद जितने भी स्टेट PCS में आज तक GK के जितने क्वेश्चन आए हैं सब के सब करा देंगे। और केवल स्टेट PCS ही नहीं, UPSC का भी जो प्रीवियस ईयर है उसको भी सॉल्व करा देंगे ताकि GK GS आपकी इतनी मजबूत हो जाए क्वेश्चन पेपर से ही कि आप एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो ये सीरीज चलती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपका ज़बरदस्त समर्थन हमें भी चाहिए। इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ, पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। केवल एक सब्सक्राइब और ज़रूरतमंद तक शेयर, उम्मीद है आप कर देंगे। चलिए, समय न जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं और 16वें क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष, पांचवा भक्ति। तो देखिए, चार्वाक दर्शन में काम को महत्व दिया गया है, तो आंसर C इसका सही है। चार्वाक दर्शन क्या है? एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। चार्वाक नामक दार्शनिक की ऐतिहासिक प्रामाणिकता संदिग्ध है। वैसे यह दर्शन अपनी आंखों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखी गई वस्तुओं को ही केवल मानता है। परलौकिक सत्ताओं में इसका विश्वास बिल्कुल नहीं है। चार्वाक जो है अनुमान एवं तर्क में विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति का सर्वोच्च मूल केवल काम है। व्यक्ति के सदैव अपने जीवन में सुख से जीना चाहिए। सुख ही जीवन का संपूर्ण आधार है और सुख को ही इन्होंने सबसे ज़्यादा सर्वोपरि माना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 17वां, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? पहला चना, दूसरा मटर, तीसरा सेम, चौथा धान, पांचवा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है धान। धान नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कोई भूमिका अदा नहीं करता है, जबकि चना, मटर, सेम ये फली वाले तो सब करते हैं। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%। पौधे के लिए वायुमंडल में नाइट्रोजन अनुपयोगी होती है। देखिए, नाइट्रोजन क्या होता है, गैसीय रूप में रहती है और इस कारण से पौधे डायरेक्ट ले नहीं पाते, उसे नाइट्रेट रूप में लेना पड़ता है या फिर नाइट्राइट रूप में। तो नाइट्रोजन से हमें नाइट्रेट या नाइट्राइट परिवर्तन करना पड़ता है। यौगिकों के रूप में उपस्थित यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाला जो जीवाणु है वो है राइजोबियम, जो कि अक्सर आप फलीदार फलों के जड़ में आप देखते हैं। चना, मटर, सेम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं क्योंकि इनकी जड़ें जमीन से काफ़ी अंदर तक होती हैं। धान नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता। धान मीथेन गैस का उत्सर्जक होता है। प्रश्न क्रमांक 18वां, प्रकाश संश्लेषण में ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन डी, प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये जितने स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से या वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिस कारण से सारे स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीवों को स्वपोषी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन एवं रात दोनों में होती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 19वां, भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा सिडेराइट, चौथा लिमोनाइट, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार है।
लोहा एक संक्रमण धातु है, जैसा आप जानते हैं, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में तो पाई ही नहीं जाती। लोहे के निष्कर्षण के लिए वात भट्टी का प्रयोग किया जाता है और लोहे का निष्कर्षण मुख्य रूप से हेमेटाइट नामक अयस्क से किया जाता है। महत्वपूर्ण लौह अयस्कों में आप बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट एवं गोएथाइट है। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार हेमेटाइट नामक अयस्क के रूप में पाया जाता है। कर्नाटक लोहे का वैसे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हेमेटाइट नामक लौह अयस्क में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो है 60 से 70%। प्रश्न क्रमांक 21वां, भारत में वैश्विक उद्यमियों का सम्मेलन वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। देखिए 2017 का करंट का है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसका आंसर जो है वैश्विक उद्यमियों का सम्मेलन 2017 में हैदराबाद में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हम करंट सेक्शन को हटा रहे हैं क्योंकि करंट आपके काम का नहीं है। इसमें हम सीधे जीके सेक्शन को हिट करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन 25वां। प्रश्न क्रमांक 24वां, सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? मार्च 2015, मार्च 2016, मार्च 2014, दिसंबर 2015, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सड़कों के लिए। सागरमाला परियोजना जो है मार्च 2015 में भारत में लागू की गई थी। सागरमाला परियोजना भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक एवं ग्राहक उन्मुख पहल है। यह परियोजना 25 मार्च 2015 को लागू की गई थी। इस परियोजना का जो उद्देश्य है तट के किनारे पहुंचने के लिए एकीकृत परिवहन और बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इसके तहत तटीय आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। सिसरजी, इनायम, बेलिकेरी, बद्धावन बनाने की योजना, इसके अंतर्गत 6 मेगा पोर्ट हैं, जिसमें 6 मेगा पोर्ट में फिर से देख लीजिए सागर द्वीप है, पैराद्वीप है, बाहरी हार्बर है, सिसरजी है, इनायम है, बेलिकेरी, बद्धावन है। तो ये 6 मेगा पोर्ट बनाए जाने की ये योजना है मुख्यतः। प्रश्न क्रमांक 25वां, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थीं। बेबल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज मुकदमा। उपरोक्त में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, ये सभी। तो इसका सही जवाब ये सभी। 1945 में बेबल प्लान भी आया था, शिमला प्लान भी आया था, नेवी विद्रोह भी हुआ था और आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा भी 1945 में ही था। देख लेते हैं। बेबल प्लान 14 जून 1945 को वायसराय थे लॉर्ड बेबल द्वारा भारत में प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में विद्यमान राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को उसके पूर्ण सुशासन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना एवं सांविधिक समझौता प्राप्त करना था। वायसराय बेबल ने 25 जून 1945 को एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 21 भारतीय नेताओं को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसमें मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों, जिनमें मेजर शहनवाज खां थे, कर्नल प्रेम सहगल एवं कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों पर अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में चलवाया था मुकदमा। आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का नेतृत्व तो हमारे भूला भाई देसाई ने किया था, जो प्रसिद्ध वकील थे, इनके द्वारा किया गया था। शाही नेवी विद्रोह 18 फरवरी 1945 को हुआ था, जिसका कारण नस्ली भेदभाव एवं खराब भोजन था। क्वेश्चन नंबर 26वां, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कस्को के दंगे, बिरसा मुंडा उद्भव। उपरोक्त में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, ये सभी। तो देखिए इसका जो सही जवाब है, तो 1857 की क्रांति के पश्चात जो आंदोलन हुए उसमें संथाल विद्रोह पर छोड़ दे तो बाकी सभी हुए हैं। तो संथाल विद्रोह 1855 में ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ भागलपुर से राजमहल के बीच में किया गया था। यह विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। नील विद्रोह की बात करें 1859-60 में किसानों द्वारा आर्थिक मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से यह प्रारंभ हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके प्रमुख नेता थे। दक्कन कृषक दंगा की बात करें 1875 में महाराष्ट्र के पुणे
एवं अहमदनगर जिलों में साहूकारों के विरुद्ध किया गया था। सरकार ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 के द्वारा किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान तो किए थे। मुंडा विद्रोह अथवा बिरसा मुंडा का उद्भव ब्रिटिश भारतवर्ष में 1895 में हुआ था। परंपरागत रूप से प्रचलित सामूहिक कृषि पर जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों, सूदखोरों के शोषण के विरुद्ध यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसका नेतृत्व आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने किया था। प्रश्न क्रमांक 27, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मुंडीगाक, मेहरगढ़, दम्बसदात, बालाकोट, आमरी। तो इसका सही जवाब है बी, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टिकोण से प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान बलूचिस्तान, आप पाकिस्तान के पास में देखेंगे, उसी के कच्चे मैदानी क्षेत्र में है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मेहरगढ़ से कृषि उद्भव प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग जौ एवं गेहूं की खेती करते थे। मेहरगढ़ जो है बोलन नदी के किनारे स्थित है। इसका जो कालखंड है 7000 से 3300 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। दूसरा, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। ऑप्शन 3, वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। उपरोक्त में से सही का उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3, ऑप्शन ई केवल 1। तो देखिए केवल ये गलत है इसमें देवी चंद्रगुप्तम वाला, बाकी दो स्टेटमेंट तो सही है। इसका सही उत्तर है 1 और 3। आइए देख लेते हैं। हरिसेन गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख लिखा जो चंपू शैली, जिसे गद्य पद्य की मिश्रित शैली बोलते हैं, उसमें था। इस अभिलेख में उन राजाओं का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल यदि आप देखें 335 से 375 ईस्वी के मध्य माना जाता है, से युद्ध किया एवं हार कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, कुछ ऐसा वर्णन है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। देवी चंद्रगुप्तम एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना विशाख दत्त द्वारा की गई थी। प्रश्न क्रमांक 29, कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई, बूंदी, पालनी, अमरकंटक, इनमें से कोई नहीं। कोडाईकनाल जो है पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित एक शहर है जिसका अर्थ होता है जंगल का उपहार। इसे हिल स्टेशन की राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह समुद्र तल से देखें तो 2133 मीटर ऊंचा है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं शांत वातावरण के कारण प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 30, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन भी करना है। साथ में एक तरफ सूची फर्स्ट में जनजाति और सूची 2 में राज्य, उसका और केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। जैसे सूची 1 की तरफ संथाल तमिलनाडु, भील अंडमान निकोबार, टोडा झारखंड, जरावस राजस्थान। इसका सही क्रम होगा कूट के अनुसार ABCD दिए हुए हैं 4 3 2 1, 3 4 1 2, 1 2 3 4, 2 3 1 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो सही आंसर होगा बी होगा, 3 4 1 2 जोड़ी बनेगी इसकी। आइए देखते हैं कैसे। संताल भारत की क्या है प्रमुख जनजाति है। इसका फैलाव यदि देखते हैं तो झारखंड में सर्वाधिक है, बाकी उड़ीसा पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। भील जनजाति का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में है। टोडा जनजाति दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों की एक पशुपालक जनजाति है। टोडा जनजाति में बहुपतित्व विवाह प्रचलित है। और जरावस जनजाति तो देखिए अंडमान निकोबार की है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न क्रमांक 31, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है? गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग, महानदी ब्राह्मणी नदी जलमार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इनमें से वो है ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक का क्षेत्र है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह गंगा, हल्दिया एवं हुगली का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। यह जलमार्ग परिवहन हेतु 27 अक्टूबर 1986 को खोला गया था। प्रश्न क्रमांक
32 देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे प्राचीन तो इनमें भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। देख लेते हैं कैसा। गंगा के विशाल मैदान के दक्षिण से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार आकृति से लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। यह देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 33 निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ, जंगली मिट्टियाँ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के पश्चिम पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। अत्यधिक उर्वरता वाली इस मिट्टी का विस्तार देखें सामान्यतः देश की नदियों के बेसिनों एवं मैदानी भागों तक सीमित है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 34 ऑप्शन ए विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार, सदन को स्थगित कर देना, सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। इसका सही जवाब है ए। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ है किसी विधेयक पर जो बहस हो रही है उसको समाप्त कर देना, अर्थात बिना बहस प्रक्रिया के विधेयक को पारित करना। भारत में गिलोटिन प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न क्रमांक 35 निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य। देखिए स्पीकर पद को छोड़ दे सभी शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष होता है जिसका निर्वाचन लोकसभा चुनावों के पश्चात लोकसभा की प्रथम बैठक से चुन लिया जाता है। इसको यह संसद के सदस्यों में से ही 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। यह अपने पद की शपथ नहीं लेता है। प्रश्न क्रमांक 36 अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में सही क्या है? यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है। सही कूट का चयन करके उपरोक्त का आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 1, 2, 4 और 8, 1, 3, 6 और 8, 1, 3, 5 और 6, 1, 4, 7 और 8, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देख लीजिए 1, 3, 5 और 6। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करता है और इस पर संसद की सहमति 1 माह में मिल जानी चाहिए। इस पर संसद के 2/3 सदस्यों की अनुमति अनिवार्य है। राष्ट्रीय आपातकाल को साधारण बहुमत से वापस किया जा सकता है। बाह्य आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 37 भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, एक सर्वोच्च न्यायालय। उपरोक्त कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1, 3 और 7, 2, 5 और 8, 1, 2 और 5, 4, 6 और 7, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 3 और 7। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण किस प्रकार हैं? लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, संविधान संसद या संविधान संकट की स्थिति में केंद्र की शक्तियां अधिक होती हैं, संविधान कठोर या लचीला भी हो सकता है, न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, विधायिका द्विसदनी या एक सदनी भी हो सकती है। तो ये एकात्मक लक्षण है। इस कारण से ऑप्शन 1, 3, 7 सही है। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या है? प्रश्न क्रमांक 38 ए रक्षा, बी सब्सिडी, सी ब्याज भुगतान, डी पेंशन, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो गैर योजनाकृत व्यय है
जिससे कोई बहुत लाभ नहीं होता है, उसमें सबसे बड़ी ब्याज भुगतान इसकी सबसे बड़ी मद है। व्यय के दो भाग होते हैं, योजनागत या गैर योजनागत। योजनागत व्यय के तहत सभी मंत्रालयों द्वारा चलाई गई योजनाओं को शामिल करते हैं, और गैर योजनागत व्यय के दो भाग होते हैं, जिसमें राजस्व व्यय होता है और पूंजीगत व्यय होता है। गैर योजनागत राजस्व व्यय में सब्सिडी, ब्याज अदायगी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन, विदेशी सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान, राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान शामिल होता है। इसमें पूंजीगत व्यय में यदि हम देखें तो रक्षा, सार्वजनिक उपक्रम को दिए जाने वाला ऋण, अन्य ऋण आदि आते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार ने योजनागत व गैर योजनागत बंटवारा समाप्त कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 39, देश में वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भारत संचार निगम लिमिटेड, कोयला इंडिया लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। देखिए, करंट का क्वेश्चन 3 साल पहले का पूछ लिया, 2014-15 का, और इसका सही जवाब है सबसे ज़्यादा हानि भारत संचार निगम लिमिटेड की है। इसलिए तो इसमें ज़्यादा हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, करंट का क्वेश्चन है तो केवल आंसर जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब प्रश्न क्रमांक 40, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ है संघीय सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही जवाब है सी, व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हैं तो कम मुद्रा रहेगी। कैसे, तो समझते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो, जिसको बोलते हैं CRR, में वृद्धि करता है तो इसका सीधा अर्थ होता है ब्याज की दरों में बदलाव किए बिना बाजार में तरलता कम करना, यानी लिक्विडिटी कम करना। इससे व्यापारिक बैंकों के पास बाजार में ऋण देने के लिए मुद्रा बचती है कम। CRR घटाने से ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। रिजर्व बैंक अपने अधीनस्थ बैंकों को नियंत्रित व संतुलित करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR को घटाने बढ़ाने का कार्य करता रहता है। प्रश्न क्रमांक 41वां, निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। पहला, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, SBI का राष्ट्रीयकरण, RBI का राष्ट्रीयकरण, LIC का राष्ट्रीयकरण। उपरोक्त कोड के अनुसार उत्तर का चयन करें। 3-2-4-1, 2-3-4-1, 3-4-2-1, 4-3-2-1, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही जवाब आप मिलाएंगे यदि तो आएगा 3, यानी RBI का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले, फिर उसके बाद SBI का राष्ट्रीयकरण, फिर आएगा LIC का राष्ट्रीयकरण और अंत में आता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो देखिए, समझते हैं कैसे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को किया गया था, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत की गई थी। इसका जो मुख्य कार्य क्या है, बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली की व्यवस्था करना, मौद्रिक स्थायित्व प्रदान करना है। अन्य कार्य की बात करें तो मौद्रिक नीति तैयार करना, मौद्रिक नीति की निगरानी रखना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन करना, पर्यवेक्षण करना, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना, साख नियंत्रण मतलब उधार से संबंधित, सरकार का बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है चेंज हो चुके हैं, शक्तिकांत दास हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। वर्ष 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसका मकसद 8 पूर्व सहयोगी बैंकों का अधिग्रहण करना, और उसके बाद उसका नाम स्टेट बैंक समूह रखा गया। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना पूर्णतः सरकारी स्वामित्व में 1956 में हुई थी, और उसका जो LIC का हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी विपिन दास गुप्ता एवं अन्य द्वारा स्थापित की गई थी 1818 कोलकाता में, जिसको बोलते हैं ओरिएंटल बीमा कंपनी। 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके तहत उनको सम्मिलित किया गया था जिनकी पूंजी कम से कम 50 करोड़ या उससे अधिक है। प्रश्न क्रमांक 42, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, त्रिरत्न तो बौद्ध दर्शन का है, इसमें कोई शक की बात नहीं। त्रिरत्न में क्या आता है? बुद्ध, धम्म तथा संघ, ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध अर्थात अनंत ज्ञानी या जागृत मनुष्य, जिसने तपस्या करके खुद के प्रयास या मेहनत से बुद्धत्व को यानी ज्ञान को प्राप्त किया। संघ क्या है? संघ बौद्ध धर्म में भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को कहते हैं। संघ
के प्रचार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भिक्षुक और उपासक दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। धम्म क्या है? धम्म संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर ही आधारित है। धम्म का मतलब होता है बुद्ध की शिक्षा से, जो बुद्ध ने शिक्षा दी है वो धम्म से संबंधित है। 6वीं शताब्दी के दो प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति बौद्ध तथा जैन धर्मों का समाज सुधार तथा रूढ़ियों को तोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न क्रमांक 43, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध, जैन, चार्वाक, न्याय, इनमें से कोई नहीं। भगवान बुद्ध ने क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बौद्ध धर्म के प्रतिपादक भगवान बुद्ध ने दिया था। बौद्ध धर्म का संपूर्ण दर्शन इसी के चारों तरफ घूमता रहता है। इसका मूल आधार जो है 4 आर्य सत्य है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, निवारक मार्ग। तृष्णा के बुझ जाने को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहलाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में जिन अर्थात अरिहंत और सिद्ध को ईश्वर माना जाता है। चाबार के संस्थापक चाबार्की थे, चाबार्क दर्शन के। न्याय दर्शन में तो आप जानते हैं गौतम न्याय सूत्र के प्रतिपादक थे, और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि और योग के पतंजलि थे। प्रश्न क्रमांक 44, अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ये भी बौद्ध दर्शन का ही है। अनात्मवाद आत्मा की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी एवं अनात्मवादी दोनों हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर की जगह मानव प्रतिष्ठा पर बल देता है। बौद्ध धर्म जाति व प्रथा व वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। यह पुनर्जन्म में विश्वास तो करता है। जैन धर्म पूर्व जन्म, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। वेदांत उपनिषद का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा गया है। यह ज्ञान योग की ही शाखा है। प्रश्न क्रमांक 45, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। देखिए अम्ल वर्षा में मुख्यतः इसके हिसाब से तो नाइट्रिक अम्ल आंसर है। बाकी आप देखिए एक्सप्लेन समझिए। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं HNO3 मिले रहते हैं। अम्ल वर्षा का तात्पर्य उस वर्षा कोहरा और हिम से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं। अम्ल वर्षा जल साधन, जंगल, इमारत, संचारण जैसी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधन प्रभावित करती है। पहली बार इसका पता स्कैंडिनेविया में चला था। प्रश्न क्रमांक 46, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, फेरामैग्नीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चूना पत्थर का जो कच्चा माल है सीमेंट है मुख्यतः। सीमेंट ये चूना पत्थर से ही बनता है, तो समझिए सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर में अन्य कच्चा माल यदि हम देखें तो जिप्सम और कोयला होता है। वर्तमान में लौह अयस्क की भट्टियों से निकलने वाला कचरा जिसे स्लैग बोलते हैं, इससे भी सीमेंट निर्माण किया जाता है। तमिलनाडु का सीमेंट उत्पादन में इसे प्रथम स्थान है 2018 के डेटा के अनुसार। बाकी अभी करंट में देखना पड़ेगा। भारत में आधुनिक ढंग का प्रथम कारखाना वर्ष 1904 में चेन्नई में स्थापित हुआ था, जबकि विश्व स्तर का प्रथम पोर्टलैंड ब्रिटेन में 1824 में स्थापित हुआ था। प्रश्न क्रमांक 47, निर्मला सीतारमण भारत में किस क्रम की महिला रक्षा मंत्री हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये द्वितीय रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण महिला रक्षा मंत्रियों के क्रम में दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले इंदिरा गांधी 2 बार बनी थी रक्षा मंत्रालय में, इन्होंने अपने पास रखा था 2 बार। अनुक्रम में निर्मला जी 26वीं रक्षा मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह 2 सितंबर को बने थे। 1946 से 52 तक थे। पूर्णकालिक रक्षा मंत्री यदि महिला के रूप में देखा जाए तो पहली रक्षा मंत्री बनी है ये इंदिरा गांधी।